हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण कला एवं संस्कृति से संबंधित टॉपिक पर, और ये टॉपिक मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। पहले तो लेक्चर की शुरुआत करूं, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहां पर इस समय देख रहे हैं, क्या मुझे जल्दी से बताइए कि आप में से कोई ऐसा है जो उस क्षेत्र से बिलोंग करता हो जहां की एक प्रसिद्ध कला है। वैसे आज के दौर में अगर देखा जाए तो कैनवास पर भी, यानी कि कपड़ों पर या कैनवास पर भी हम देखते हैं कि ये पेंटिंग जो है वो उपलब्ध होती हैं, यानी कि ये पेंटिंग्स अब हमारे पास में कॉमर्शियली उपलब्ध होती हैं। लेकिन ये पेंटिंग्स वास्तविक रूप में कैनवास की नहीं है। ये प्राचीन कला है जो कभी दीवारों पर मड हाउसेज में, खास तौर से पहले जो पुराने समय में हम लोग मड हाउसेज में ही रहते थे, कच्ची मिट्टी के घर हुआ करते थे तो उन्हें सजाया जाता था। तब उस तरीके के पेंट्स नहीं उपलब्ध थे आज की तरीके के, तो दीवारों को इसी तरीके से, फर्श को इसी तरीके से सजाया जाता था। लेकिन वो जो फोक पेंटिंग है, जो एक लोक चित्रकला है, धीरे धीरे अपने अस्तित्व को कभी खोई, कभी पाई, कभी खोई, कभी पाई, और इस क्रम में कितने ही उतार चढ़ाव उसने देखे हैं, और आज भी ये पेंटिंग जीवित है। तो आज हम इसी पेंटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये पेंटिंग कोई और नहीं है बल्कि मधुबनी पेंटिंग है। तो एक छोटी सी चर्चा हम इस पे करते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे वो आप प्रीलिम्स की बात करें, चाहे मेंस की बात करें। लोक कलाओं की यहाँ पर चर्चा हमारे साथ आपके लिए होगी, और उन लोक कला में खास तौर से मधुबनी लोक कला की हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कला की, और जब हम कला में भी बात करते हैं चित्रकला की, चित्रकला यानी कि पेंटिंग या आर्ट वगैरह जो होती हैं, उनकी हम बात करते हैं, तो ये हैं क्या बेसिकली। अगर आप कभी भी थोड़ा सा भी अगर आप इसे महसूस करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है चित्रकार हों, हो सकता है चित्रकार ना हो, तो जो लोग चित्रकार हैं वो तो निस्संदेह हमारी बात से सहमत होंगे, लेकिन जो लोग चित्रकार नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि वास्तविक रूप में पेंटिंग उसी प्रकार से भाव अभिव्यक्ति का एक साधन है, जैसे मैं आपके सामने बोल करके भाव व्यक्त कर रहा हूं, लिख करके या दिखा करके भाव व्यक्त कर रहा हूं। तो एक प्रकार से ये भी एक भाव अभिव्यक्त करने का एक जरिया है। मनुष्य की एक भाषा शैली है। हमेशा भावों में हम अपनी भाषा, अपनी मतलब भावों को हम प्रकट करते हैं, मतलब भाष करते हैं, यानी कि सामने वाले कि हमारे मन में क्या है वो आप समझें। यही भाषा, इसी को भाषा कहा जाता है। तो एक समय में ये भाषा का माध्यम होता था। मुझे बिल्कुल उम्मीद है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने मध्य प्रदेश में, MP में भीमबेटका की गुफाओं के बारे में जरूर सुना होगा। भीमबेटका की गुफाएं, आप इसे गुफाएं कह सकते हैं, गुफाओं से बेहतर एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, शैलाश्रय। शैलाश्रय, ठीक है। तो शैलाश्रय हैं भीमबेटका के, आपको देखने को मिलेंगे, और उस शैल में आपको बहुत सारी एंशियंट पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, प्राचीन कला, चित्रकला देखने को मिलेगी। तो वो वहां पर उन आदि मानवों ने क्या किया है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये मानव की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण जरिया है, जो कभी पत्थरों पर, तो कभी पेड़ पौधों की छालों पर, या फिर किसी अन्य जगहों पर हमेशा जो है वो प्रकट किया जाता रहा है। लकड़ी के माध्यम से, या किसी आगे चल करके किसी धातु के माध्यम से, पत्थर पर, शिलाओं पर ये प्रकट होता रहा है। और बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिली हैं। मैंने आप लोगों को भी कुछ समय पहले एक दिखाया था कि अभी हाल ही में एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग खोजी गई। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि पेंटिंग जो है वो बेसिकली भाषा की अभिव्यक्ति की एक कला है। और ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को हम तब ज़्यादा देखते रहे होंगे, शायद इनका उपयोग तब ज़्यादा होता रहा होगा जब हमें अक्षरों का ज्ञान ना रहा हो। आप सोचिए कि अगर अक्षर ना हो और आपको अपने भावों की अभिव्यक्ति करनी हो तो कैसे करेंगे। तो उसमें ज़्यादातर आप जो अभिव्यक्ति कर रहे होंगे वो
जो चीज आप सोच रहे हैं, जो इमेज बना रहे हैं, उस इमेज का प्रकटीकरण यानी कि रिप्रेजेंटेशन सामने उसको रखना, यही एक माध्यम हो सकता है। शायद इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी जब अपनी लिपि का प्रयोग करते हैं, मतलब हो सकता है कि वो एक इनिशियल स्टेज रही हो जब हमें अक्षरों का ज्ञान होना शुरू हुआ होगा, तो उनके जब आप अक्षर देखेंगे तो वो भाव अभिव्यक्त करने वाले अक्षर हैं, ना कि आज की तरीके के इस तरीके के अक्षर। भाव व्यक्त का मतलब उसको हम लोग बोलते हैं कि वो पिक्टोरियल इमेजेस लेकर के उसको बनाया करते थे। तो शायद वहां पर धीरे धीरे करके एवोल्यूशन हुआ होगा, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ होगा अन्य चीजों का। बहरहाल हम उस चीज को यहां पर छोड़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि चित्रकला जो है वो एक प्रकार से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। इसके अलावा और क्या ही है वो, बेहतर तरीके से एक्सप्रेशंस को देते हुए। चलिए अब हम इस पेंटिंग के बारे में और आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को दे देना चाहता हूं, क्योंकि जुलाई जो कि अब ये मानसून का समय भी है और स्टडी आईक्यू की तरफ से मानसून ऑफर आप लोगों को दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि प्रतिज्ञा बैचेस हम लोगों ने शाम को भी शुरू कर दिए हैं। इससे पहले सुबह एक प्रतिज्ञा बैच शुरू हुआ था, पर स्टूडेंट्स ने कहा कि सुबह नहीं ले सकते, शाम को चाहिए हमें वो बैच, तो शाम को प्रतिज्ञा बैच शुरू किया गया। और उसमें भी एक बेहद जो डिमांड आप लोगों की तरफ से हमेशा आती थी कि अमृत उपाध्याय सर से भी हमको पढ़ने का मौका मिले पेड बैचेस में। आपने यूट्यूब में तो पढ़ा ही है, तो अब वो पेड बैचेस में भी उपलब्ध हैं आपके लिए। ऑलरेडी शुरू कर रहे हैं अमृत उपाध्याय सर इसी बैच में, और 30 तारीख से यानी कल से इसके बैचेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इस बैच में एनरोल होने के कई फायदे हैं, जैसा कि एक तो फायदा यही है अमृतसर से आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि तमाम सारे P2I के जो फीचर्स आप अभी तक सुनते रहे हैं वो सब एज इट इज रहेंगे, इंक्लूडिंग 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स, एंड दैट वन आर कि सबसे पहली बात तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं 2025 का, तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी। पूरी फीस जो है वो आपको वापस कर दी जाएगी, यानी आप ये बैच निःशुल्क पढ़ सकेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी 1 साल की वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। तो ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फायदा है। बाकी नोट्स, बुक्स, 18 किताबों का सेट जो आपको इसमें मिलना है वो सब कुछ इसमें मिलेगा। और उस पे भी सबसे बड़ी बात यह है कि टिल देन, जब तक आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, यू हैव टू पे सम लिटिल अमाउंट, दैट इज 24,999। आपको 24,999 पे करने होंगे। ये तभी आप पे कर पाएंगे जब आप विराट लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आपको ये 30,000 के आसपास बैच पड़ जाएगा। तो अगर आप उसमें भी 5,000 रुपये कम कराना चाहते हैं तो विराट लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए एनरोल हो जाइए, जी जान से प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए और फुल फी रिफंड 25,000 रुपये अपने वापस ले जाइए और पूरे साल भर फ्री में पढ़िए। और हमारे संस्थानों में बेहद अच्छी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए मेंस की तैयारी कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। चलिए, तो ये तो हमारे ये ध्यान रखना है कि ये सेल एंड हो जाएगी भाई, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है वैलिडिटी की। और इस बैच में, अमृतसर वाले बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट भी है 31 जुलाई ही है। तो देर मत कीजिए, आज ही एडमिशन लीजिए, तुरंत ही एडमिशन लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आपको सबसे पहले तो जो बात कर रहे हैं चित्रकला की, तो उसमें लोक चित्रकला के बारे में बताते हैं। लोक का मतलब होता है स्थानीय। देखिए, इसके अलावा कुछ लोक कलाओं के अलावा भी कुछ पेंटिंग्स होती हैं, जैसे कि जिनको वाइड लेवल पे, बड़े स्तर पर एक्सेप्ट किया जाता है, तो कुछ वैसी पेंटिंग्स भी होती हैं। जैसे भित्ति चित्र है, तो सब जगहों पर भित्ति चित्र अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो गुफा पेंटिंग्स होती हैं, गुहा पेंटिंग जिनको हम कहते हैं, गुहा चित्रकारी कहते हैं, प्राचीन समय से चली आ रही है। लोक चित्रकला का मतलब ये हुआ कि ये किसी एक लोकल स्थान पर, किसी एक छोटे से स्थान पर अपनी एक विशेषता को प्रकट करते हैं। विश्व के किसी भी कोने में बनाए जाएंगे तो उससे उसी क्षेत्र की महक आएगी, बस ये समझ जाइए, उसी क्षेत्र की पहचान होगी, तब कहीं जाकर के आपको पता चलेगा। जैसे अगर हम केव पेंटिंग्स की बात करें तो केव पेंटिंग सिर्फ भीमबेटका में ही नहीं है, विश्व के बहुत सारे देशों में आपको देखने को मिलेंगे, हर जगह केव पेंटिंग है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मधुबनी, तो मधुबनी सिर्फ बिहार में ही है। मैं आपसे कहूं पट्ट चित्रकला, तो पट्ट चित्रकला आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। उड़ीसा में भी, पूरे उड़ीसा में नहीं, केवल रघुराजपुर गांव में आपको देखने को मिलेगा। काली घाट चित्रकारी, नाम लेते ही आपको कलकत्ता की याद आएगी। विश्व के किसी भी कोने में आपको इसी की याद आएगी, पश्चिम बंगाल में।
इसके अलावा वर्ली पेंटिंग, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग, और हम ये नहीं कह सकते कि इसमें मधुबनी ज़्यादा प्रसिद्ध है या वर्ली पेंटिंग ज़्यादा प्रसिद्ध है, दोनों अपने अपने स्थानों पर बेहद विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक हैं, लेकिन इनका नाम लेते ही आप इनके क्षेत्र याद रख सकते हैं। ऐसे वर्ली जो है महाराष्ट्र और गुजरात वाले इलाके में बहुत फेमस पेंटिंग है। इसके अलावा कलमकारी, चित्रकारी आंध्र प्रदेश में, ऐसे बहुत सारी न जाने कितनी फोक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। और उन्हीं में से एक फोक पेंटिंग जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो है मधुबनी चित्रकला। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ तो मिथिला चित्रकला लिखा हुआ है, आप मधुबनी चित्रकला की बात करते हैं, लिखते आप क्या हैं मिथिला चित्रकला और बोलते आप मधुबनी चित्रकला है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है? यस। पहले तो जी भर के इस पेंटिंग को देख लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूं। तो अब आपने शानदार पेंटिंग को देख लिया है, अब आइए जानते हैं इसके विचित्र और शानदार बातों को। सबसे पहले तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मधुबनी संस्कृति और उसकी पहचान की। सबसे पहले हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो क्या होगी? मधुबनी की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मधुबनी की अगर हम बात करें तो मधुबनी की जो शुरुआत है वो अगर हम सांस्कृतिक पहचान के रूप में पहचानने का प्रयास करें तो ये अगर मैं कहूँ कि कब से शुरू है ये पेंटिंग बनाना, कब से इसको बनाया जाना शुरू किया गया है, तो मेरे हिसाब से तो ये जो रामायण काल है वहां से आप इसकी शुरुआत देख सकते हैं। राजा जनक की जो पुत्री हैं जिनको हम माता सीता के नाम से जानते हैं, तो माता सीता की जन्मस्थली के रूप में भी आप इस मधुबनी को मान सकते हैं। मधुबनी का जो पूरा एरिया है, वैसे तो आज के समय में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है ये बिहार का, लेकिन पहले ये जो मधुबनी आया करता था ये मिथिला प्रांत में, मतलब अभी भी मिथिला में ही है, मिथिला या आप इसको मिथिलांचल इसको एरिया को कहते हैं। तो पहले राज्य हुआ करता था मिथिला, वहां पर था ये। तो वहां से हमारी माता सीता का भी जुड़ाव है, जन्म से जुड़ाव है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जब माता सीता का विवाह हुआ, जब इनका विवाह हुआ और भगवान राम से जब इनका विवाह होता है तो अब राम हैं तो बाराती हैं, स्वागत होगा उनका, तो आज भी परंपरा तो चलती ही है। तो जो राजा जनक थे उन्होंने पूरे इलाके को जो है वो सजाने के लिए कहा है और पूरा नगर जो है वो खुश है और पूरा नगर अपने जो दूल्हे राजा हैं, जो राम हैं, उनके स्वागत के लिए हर घर जो है वो क्या कर रहा है, हर घर सजावट में सज रहा है। तो राम या कोई जो दूसरे बाराती हैं वो हर घर के अंदर तो प्रवेश नहीं करेंगे, है ना, हर घर के अंदर तो वो प्रवेश नहीं करेंगे। तो राम गुजरेंगे जहां से, राम जहां से जा रहे होंगे वहां पर बेहद अच्छी तरीके से पूरी नगरी को सजाया जाएगा। तो जो दीवारें हैं, जो घर का जो प्रांगण है जहाँ से आप एंट्री करते हैं, जो एंट्रेंस गेट है, दीवारें जो हैं मड की, बाहर की जो फर्श है उसको बहुत साफ सुथरा किया गया है और विभिन्न कला से उसको सजाया गया है। अब जो कला से सजाया गया है वो यही चीज़ है, ये मतलब जैसे आप इसको रंगोली कह लीजिए या जो भी नाम आप दे सकते हो वो कैसे कह लीजिए, वो यहाँ पर सजाया गया और वो क्रम आज तक इसी तरह से जारी है। लोग आज भी उसे इसी तरीके से सजाते हैं, अपने घरों को सजावट प्रदान करने के लिए, सुख समृद्धि की निशानी के तौर पर, अन्य चीज़ों के तौर पर आप इसको देखते हैं कि लोग यहाँ पर पेंटिंग्स बनाते हैं। तो इस आधार पर इसकी बड़ी महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस अगर हम कह सकते हैं कि जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो महावीर स्वामी और जो बुद्ध हैं उनके जन्म के जो इलाके हैं वो भी आपको इन्हीं इलाकों में देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका स्वतंत्रता संग्राम में भी इस मिथिलांचल का और ये जो कला है, इस कला का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेगा। जब आप भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संग्राम जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में कला ने भी अपना योगदान दिया है। और सिर्फ यही पेंटिंग नहीं, तमाम सारे चित्र और चित्रकार जो हैं उन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगाने के लिए, राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए इन पेंटिंग्स को निर्मित किया।
लोगों को अपनी सांस्कृतिक पहचान, क्योंकि हम स्वतंत्रता संघर्ष से पहले जो चीज खो चुके थे वो अपनी संस्कृति थी। अपने आप को हमने देखना बंद कर दिया था। हमारे ऊपर अंग्रेजी एक प्रभाव जो है वो लेपित हो चुका था। तो उस चीज को सबको हटाने के लिए अपने कल्चरल जो चीजें हैं, जो सांस्कृतिक चीजें हैं, उसका पुनरुत्थान करना बहुत जरूरी था। तो उस समय ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। पहचानिए ये हमारी संस्कृति। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो वो फोक पेंटिंग्स वगैरह का प्रोपगेशन क्यों करेंगे? वो तो व्यापार करने आए थे। तो जो भी कल्चर था वो बहुत ज़्यादा रौंदा गया, बहुत ज़्यादा उसको डिस्ट्रॉय किया गया, रूइन किया गया, उसको बर्बाद किया गया। तो ज़रूरत थी कि हम उसे दोबारा से पुनरुत्थानित करते। इस कला ने अपने आप को दोबारा से उठाया है। और इन सब में सीता देवी, अब देखिए ये माता सीता हैं। ये सीता देवी कलाकार हैं जो मधुबनी पेंटिंग्स और उनके पेंटर्स का जब हम नाम लेते हैं तो ज़्यादातर आपको इस तरीके के नाम देखने को मिलेंगे जो महिलाओं के हैं। उन्हीं में एक नाम है आपका सीता देवी, जगदम्बा देवी, बउआ देवी। तो ये जो नाम है ना, ये नाम स्त्रियों के हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्या ये पेंटिंग स्त्री केंद्रित है? स्त्रियों के द्वारा इसका चित्र बनाया जाता रहा है हमेशा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रमुखता से ये वो पेंटिंग है जिसको हमेशा महिलाओं ने ही चित्रित किया है। आज के समय में पुरुष भी इसमें शामिल हैं, लेकिन ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो ये टोटली दिस इज विमेन सेंट्रिक आर्ट डेफिनेटली। बाकी मधुबनी कला की अगर हम बात करें तो देखिए ये बनाई जनरली, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक जो थोड़ा सा एक कथानक सुनाया, तो इस कथानक में आपको क्या सुनने को मिल रहा है? आपको सुनने को मिल रहा है कि हम भगवान राम के बारे में, माता सीता के बारे में, रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं के बारे में हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आए हैं। तो उस समय भी यहाँ पर यही हो रहा है और इनकी चित्रण जो है वो दीवार पर किए जा रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि दीवार पर रेखा चित्र के माध्यम से, और वो ऐसी दीवार है जो जैसे भित्ति चित्र नहीं है ये कोई, मतलब ये केव पेंटिंग्स नहीं है, ये केव पेंटिंग्स नहीं है, केव पर फिक्स नहीं करी गई। मिट्टी की दीवारें, उसमें कच्चे घर में लोग रह रहे हैं, बार बार लीपा जा रहा है, बार बार उस पर बनाया जा रहा है, बार बार पेंटिंग्स बनाई जा रही है, इसलिए क्षणभंगुर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। आज की तरह से परमानेंट वॉल पेंटिंग नहीं करी जा रही है, ठीक है। और सदियों से महिलाएं जो है क्या कर रही, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको आज तक सजोते चली आ रही, आज तक उसको सजोते चली आ रही। तो मैंने आपको बताया कि ये लगातार एंशिएंट टाइम से, मतलब प्राचीन काल से चली आ रही ये कला है, बहुत पुराने समय से चली आ रही कला। मैं आपको बता ही रहा हूं कि रामायण काल से चली आ रही कला है। तभी मैंने यहां पर लिखा है कि प्राचीन कला जो कि अब आधुनिक कैनवास पर है। तो मैं पहले प्राचीन कला की चीज को आपके बारे में यहां पर क्लियर करा। कैनवास पे कैसे आ रहा है इसको तो अभी हम डिस्कशन करेंगे ही, और कर ही रहे हैं। तो प्राचीन काल से चली आ रही है और 1 by 1 एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में चलती चली आ रही है डेफिनेटली। लेकिन इसमें गिराव देखने को मिलेगा जब औपनिवेशिक शासन आया। औपनिवेशिक शासन जब आता है तो इस औपनिवेशिक शासन में आपको इसमें गिरावट देखने को मिलती है, और सिर्फ इसी पेंटिंग में नहीं, बहुत सारी पेंटिंग्स में आपको ये गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1950 और 1960 और फिर आगे आकर के 1970 के डेकेड्स में इसमें जो है इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। तो इसमें जो इंप्रूवमेंट्स आपको 60s और 70s के बीच में देखने को मिल रहे हैं, उसमें 50s और 60s के एक सूखे की जो एक लगातार श्रृंखला पड़ती है उसका बड़ा योगदान है। बिहार रीजन में भयंकर सूखा पड़ा और इस भयंकर सूखे में लोगों की, मतलब रोजी रोटी तो खेती किसानी यहाँ के लोगों की, तो वो खेती किसानी लोगों की जैसे निकल गई, छूट गई, उनसे लुप्त हो गई। तो कैसे करें? ये मधुबनी पेंटिंग थी जिसको थोड़ा अब यहां पर पुनर्जीवित किया गया, महिलाओं के द्वारा ही फिर से पुनर्जीवित किया गया, थोड़ा सा कॉमर्शलाइज किया जाना शुरू किया गया। क्षेत्रीय पटल से भारतीय पटल और वैश्विक पटल की ओर ले जाने की बात करी गई और धीरे धीरे इसका प्रचार होना शुरू हुआ। तो अब इसकी वैश्विक पहचान यहां से इसके बाद बनने को मिली। तो चित्रकला जो है वो पुनर्जीवित हुई। महिलाओं की दशा बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो सरकार ने और तमाम सारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं, एनजीओज वगैरह जो होते हैं,
उन लोगों ने सोचा कि महिलाओं को कहीं ना कहीं रोजगार देने के, क्योंकि महिलाएं इसमें कुशल हैं, ये इनके अंदर इसकी स्किल है जबरदस्त तरीके की, तो इस स्किल को क्यों ना भुनाया जाए और रोजगार के अवसर प्रदान इसको किए जाएं। तो इस तरीके से ये आजीविका के स्रोत के तौर पे जब एक बार पुनर्जीवित होती है तो इसकी पहचान जो है वो तेजी से बनना शुरू होती है। और ये कारण है कि आज हम इसको पढ़ रहे हैं, आज हम इसको समझ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने आपको थोड़ा बहुत उत्पत्ति और विकास के बारे में पहले ही आपको बताया कि इसकी उत्पत्ति बहुत प्राचीन काल से है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो तकरीबन आज के हिसाब से अगर हम देखें तो मध्यकालीन भारत में तकरीबन 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास इसका बहुत प्रयोग होता था, और फिर इधर जो है 1970s के डेकेड के बाद जो है इसका विकास तेजी से होना शुरू हुआ है, जब बहुत रिनोन जो पेंटर्स हैं उनको पहचान मिलनी शुरू हुई, अखबारों में सुर्खियों में वो आने शुरू हुए, तो दूसरी महिलाओं को भी इससे मोटिवेशन मिला। बिहार में आपको देखते हैं कि ये कला उत्पन्न होती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं, बड़ा करके भी मैं आपको दिखा सकता हूँ इसे। ये बिहार का नक्शा है, और बिहार का जो नक्शा है यहाँ पर ये मधुबनी इलाका आप देख रहे हैं, नेपाल से टच करता है। नेपाल में भी ये एरिया आपका मिथिलांचल वाला है, और ये पूरा एरिया आपका दरभंगा, बेसिकली दरभंगा का उप सब डिवीजन वाला जो पोर्शन है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये मधुबनी वाला जो एरिया है, ठीक है, ये दरभंगा के आसपास ही आपको सब इलाके जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मैप में भी आपको समझ में आता है यहाँ पर, ठीक है। तो यही मैंने आपको कहा कि भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में ये विकसित हुई है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिहार में इसका आपको ओरिजिन देखने को मिलेगा। दूसरी बात यहां पर ये और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कला है ये मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा विकसित है। महिलाओं द्वारा विकसित होने का मतलब क्या है? यहां पर महिलाओं द्वारा संरक्षित है, विकसित भी है, संरक्षित भी है। इसका सबका अर्थ क्या है? इसका सबका अर्थ यह है कि ज्यादातर आप देखते हैं कि कोई भी चीज होती है उसमें पुरुष महिला या तो दोनों लोग शामिल हैं या फिर जनरली पुरुष शामिल है, क्योंकि इसी सब चीजों के आधार पर हम कहते हैं कि समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। तो पुरुष प्रधान इसीलिए आधार पर है ना, लेकिन ये पेंटिंग है जो कि महिला प्रधान है। ये पेंटिंग जो है वो आपको महिला प्रधान पेंटिंग देखने को मिलेगी। तो आप इसको मोटे तौर पर इस क्षेत्र के तौर पर देखते हैं, और इस पेंटिंग को हमेशा आप देखेंगे कि फर्श पर, दीवारों पर ये जो है इसको बनाया जाता है, और ज्यादातर जो शुभ अवसर हैं, जैसे विवाह का अवसर है, विवाह का अवसर, या फिर कोई भी दूसरे जैसे त्योहार वगैरह है, त्योहार का अवसर है। अब आजकल तो लोग बच्चे के जन्म पर, ठीक है, जन्म पर, इन सब चीजों में भी इसको बनाते हैं। कल्चरली अगर आप देखेंगे तो इसको ये प्रैक्टिस है शुभ अवसरों पर इसको लेकर के आने की। इनमें जिन चीजों को शामिल किया जाता है, इसके जो कथानक होते हैं, कथानक का मतलब ये हुआ कि पेंटिंग में बेसिकली क्या दिखाने का प्रयास किया जाता है, किन चीजों की ये पेंटिंग होती है। तो इसमें प्राकृतिक जो चीजें हैं वो भरी होती हैं। प्राकृतिक चीजें मतलब फूल, फल, पेड़, पत्तियां, पौधे, चिड़िया, जीव जंतु, मानव, नदियां, पहाड़, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। सब मतलब पूरी तरीके से प्राकृतिक। इसके अलावा कुछ मिथक, महाकाव्य, ये सारे महाकाव्य का मतलब जैसे आपको दो महाकाव्य मालूम है, रामायण और महाभारत। तो ये जो दो महाकाव्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तमाम प्रकार के मिथक मतलब जिन पे हमको बिलीव है, सुनी गई जो बातें हैं, उस तरीके से सुनी सुनाई चीजों को भी इसमें रखा जाता है। तो ये जो धार्मिक मतलब अगर हम देखेंगे ये पूरी तरीके से इसके ये जो पेंटिंग है ये रिलीजियसली सेंटर्ड है। इसका केंद्र जो है वो धार्मिक है, धार्मिक केंद्र। मतलब कथानक का जो केंद्रीय विषय है, केंद्रीय जो विषय होता है वो केंद्रीय विषय क्या होता है? वो केंद्रीय विषय धार्मिक होता है, और ज्यादातर ये धार्मिक होता है, हिंदू धर्म से रिलेटेड ज्यादा रहते हैं, और उसमें भी प्राकृतिक चीजों को शामिल किया जाता है बेहतरीन तरीके से। ये मधुबनी पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है, थीम से लेकर के रंग तक सब प्रकृति से प्रेरित होते हैं। वही चीज मैंने आपको यहां पर बताई कि प्रकृति और उससे आधारित चीजें सब, और वो सब रिलीजियसली,
ठीक है। अब जैसे थीम की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया कि अगर मान लेते हैं कि कोई थीम जो है वो रामायण की है, तो रामायण में दिखने वाली सारी चीजें तो प्राकृतिक ही हैं, और आस्था का विषय जो है वो हिंदू धर्म है, उसमें वैसा है। अब उसको दिखाया किससे जाएगा? रंगों से। तो जो रंगों का प्रयोग किया जाएगा वो रंग भी प्राकृतिक रंग होंगे, यानी कि आप इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर चावल का जो पाउडर है वो इस्तेमाल होता है, फूलों के जो पाउडर हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं, फलों के रस से निकलने वाला जो रंग है उस रंग का इस्तेमाल होता है, तमाम प्रकार की चीजें। इसके अलावा प्राकृतिक चीजों में जो थीम है उसमें अगर आप देखेंगे तो सूर्य, चंद्रमा, राधा कृष्ण, राम सीता, और पौधे के तौर पर तुलसी प्रमुखता से देखने को मिलती है। तुलसी का वृक्ष अमूमन पेंटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, अमूमन आपको पेंटिंग में तुलसी का वृक्ष देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि सारी चीजें प्राकृतिक हैं इसमें, तो जिस पर जो इसका आधार है, आधार जो है, आधार या जो पृष्ठभूमि है, जिस पर इसको बनाया जा रहा है, जिस पर ये पेंटिंग बनाई जा रही है, वो आधार भी प्राकृतिक ही होगा। प्राकृतिक का मतलब जैसे जमीन पर बनाया जा रहा है, कच्ची दीवार पर बनाया जा रहा है। कच्ची दीवार, आप कहेंगे सर कच्ची दीवार तो मानव के द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन है तो मिट्टी ना, मिट्टी है, वो मिट्टी के ऊपर बनाया जा रहा है उसको, और वैसी ही मिट्टी जैसी जमीन में है उसी के ऊपर बनाया जा रहा है। तो इसीलिए क्षणभंगुर है, पानी बरसा, बारिश हुआ, दीवारें गीली हो गई और जो पेंटिंग है वो मिट गई। कोई बात नहीं है, हमें फिर से बनाना आता है, बारिश चली जाएगी, फिर से हम दीवार को चिकना करेंगे, उसे मिट्टी से जो है, तमाम प्रकार की मिट्टी आती है, चिकनी मिट्टी, जिससे दीवार को, अब आप पुराने लोग हैं, पता नहीं जानते हैं कि नहीं है, नए लोग हैं, आप में से जो पुराने होकर जाते हैं उनको लीपना बोलते हैं, लीपना, सैंतना, मिट्टी से सैंता जाता है। कितने लोग जानते हैं टर्म, जरा बताइएगा, ठीक है। पूर्वांचल के जो लोग होंगे सब जानते होंगे डेफिनेटली। तो वो सब किया जाता था, लेकिन अब कागज पर किया जाता है। तो मैं यही बता रहा हूं कि पहले कागज पर नहीं किया जाता था, अब किया जाता है कागज पर। कॉमर्शलाइजेशन हो गया इसका, वाणिज्यीकरण हो गया इसलिए। लेकिन पहले कागज, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज नहीं, तो कागज पर नहीं बनता था, कपड़े पर नहीं बनता था, कैनवास पर नहीं बनता था। गोबर से मिट्टी की दीवारों पर, फर्श पर, ये सब चीजें जो हैं यूज की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें लोकप्रिय होती हैं वैसे वैसे उसका कमर्शलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तब इस पेंटिंग का भी कमर्शलाइजेशन होना शुरू हुआ, फिर हम कपड़े और कागज इत्यादि पे इसको देखना शुरू कर देते हैं। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये मतलब ये उनका दैनिक का काम है, रोज का काम है, दिनचर्या, दैनिकचर्या के तौर पर ये बनाते थे। जैसे बहुत सारी जगहों पर आज भी आप चले जाइए, रोज रंगोली बनाई जाती है, रोज शाम तक वो खराब हो जाती है, अगली सुबह तक खराब हो जाती है, अगली सुबह फिर बनाई जाती है घर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर। तो आस्था का विषय, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसमें महिलाओं का योगदान है, तो इस पेंटिंग को और महिलाओं को जरा आइए कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमेशा से महिलाएं जो हैं वो कला के क्षेत्र, क्या किसी भी क्षेत्र में उपेक्षित ही रखी गई हैं, क्योंकि समाज जो है वो क्या रहा है, हमेशा पितृसत्तात्मक रहा है। क्योंकि हमेशा समाज पितृसत्तात्मक रहा तो महिलाएं हमेशा जो है उनकी उपेक्षा की गई। लेकिन मिथिला की महिलाएं जो हैं वो कला के माध्यम में एटलीस्ट उपेक्षित नहीं रही, उन्होंने इसमें एकाधिकार रखा, एकाधिकार। पुरुष जिसमें कहीं दूर दूर तक शामिल नहीं होते, तो इनका एकाधिकार रहा है इस पेंटिंग पर एक समय में। अब इसमें महिलाओं का योगदान की अगर हम, जैसे कुछ समय पहले मैंने यहां पर सीता देवी की बात करी थी, सीता देवी हैं, जगदम्बा देवी हैं, तो इनमें से कुछ नाम यहां पर लिखे हैं, सीता देवी का नाम लिखा है। सीता देवी जब 1960 में फेमस होती हैं, 1960s के दशक में जब सीता देवी फेमस होती हैं, तब जाकर के मतलब जो महिलाएं ये काम दैनिक जीवन और दैनिक कामकाज का हिस्सा जिसको मान रही हैं, वो एक प्रसिद्धि का भी एक जरिया है, जिसको हम लोग विमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं ना। महिलाओं को भी, हाँ, महिलाओं के काम को आप कमतर नहीं आंक सकते। अब महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। 1960s के दशक में जब सीता देवी की पेंटिंग जो है वो पूरे भारत स्तर पर प्रसिद्ध होनी शुरू हुई,
लोगों ने उसको पहचान देनी जब शुरू करी, तब मधुबनी पेंटिंग का नाम जो है वो चल पड़ा, और ये भी महिला ही है। दत्ता देवी, जिनको 2019 में पद्मश्री जब पुरस्कार मिला, लोगों को और इसमें बढ़त देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं, ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसका विदेश में कहां पर, जापान में एक संग्रहालय भी स्टैब्लिश है। आप सोचिए कितनी फेमस ये पेंटिंग है कि इसका विदेश में एक संग्रहालय भी स्थित है। 1970 में भारत के राष्ट्रपति ने जगदम्बा देवी जो हैं उनको पुरस्कार दिया। तो जगदम्बा देवी को 1970 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार। और 5 साल बाद इन्हीं जगदम्बा देवी को पद्मश्री भी मिला, इनको भी पद्मश्री मिला था। क्या नाम है, सीता देवी को। सीता देवी को जो पद्मश्री मिला है वो 1981 में मिला है, 1981 में मिला है। इनको पद्मश्री 1975 में मिला है। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के 5 साल बाद मधुबनी में पहला जो पद्मश्री पुरस्कार है, वो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली जगदम्बा देवी है। जगदम्बा देवी को आप जो है यहां पर प्रधानमंत्री जी के साथ देख भी सकते हैं। ठीक है, ये ने पुरस्कार मिला था उस समय। तो पद्मश्री जो है वो पहला जगदम्बा देवी जी को मिला। गोदावरी दत्ता जो हैं, उनको जो है आप देख सकते हैं कि गोदावरी दत्ता जी जो हैं उनको भी ये पुरस्कार मिलता है। 2019 में पद्मश्री के रूप में आपको ये पुरस्कार देखने को मिलता है। सीता देवी जो हैं, इनको 1984 में बिहार रत्न पुरस्कार भी मिलता है, बिहार रत्न अवार्ड्स भी मिलते हैं। तो अब जो है ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग अब वैश्विक, भारत से लेकर के वैश्विक अब इसका जो है नाम होना शुरू हुआ। व्यवसाय के तौर पर इसका कमर्शलाइजेशन भी होना शुरू हुआ। अब जो महिलाएं हैं जो अभी तक यहां पर केवल दैनिक जीवन के कामकाजों के हिस्से के रूप में जिस पेंटिंग को बनाती थीं, वो अब व्यवसाय का साधन बन गया। आपको मालूम है अभी कोविड आया था कुछ समय पहले, तो कोविड में डिजिटली ये पेंटिंग्स बेची गई थी। देखिए कितनी चेंजेस इस कला ने दिखाए हैं। ये कला जो कभी दीवार पर होती थी, ये कला कागज पर भी आई, ये कला कैनवास पर भी आई, और ये कला स्क्रीन पर भी आई। स्क्रीन का मतलब डिजिटल आई, डिजिटल भी इसको जो है लोगों ने परचेज किया। तो उस समय ये एक आय का साधन, आय का जरिया, जब सारी चीजें खत्म हो गई हैं तो लोग जो है इसको परचेज कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं और इससे अपनी आजीविका चला रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग ये दिखाती है कि चाहे सूखा आ जाए, चाहे औपनिवेशिक शासन आ जाए, चाहे पुरुष प्रधान समाज हो, और चाहे हो कोरोना जैसे काल और विभीषण कोरोना जैसे भीषण समय, किसी में भी ये अपनी पहचान खोने वाली नहीं है। और आज भी ये शान से पेंटिंग चल रही है, खूब बिकती है। कितनी बेहतरीन पेंटिंग मैंने आपको दिखाई है। और इसी का प्रभाव है कि पुरुषों ने भी अब इसको अपना लिया है, लोग भी बनाते हैं इसे। दीवारों से हटकर अब ये कागज, कपड़े, दीवारों से हटकर कहना ज्यादा उचित शब्द नहीं है, दीवारों के साथ साथ, अब ये यहां पे साथ साथ मैं लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीवारों के साथ साथ अब ये कागज पे आ गया है, कपड़े पे आ गया है। 2005 में इसको जो है जीआई टैग मिला था, भौगोलिक संकेतक मिला था। लेकिन वही बिचौलिए लोग इस संकेतक जब इसको मिला तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको एक प्रोटेक्टेड कह सकते हैं कि आर्ट के तौर पर देखा जा सकता है। ये उस क्षेत्र के लिए बेसिकली पेटेंटफुल हो जाती है, उस क्षेत्र की विशेषता को रिप्रेजेंट करती है, भौगोलिक संकेतक है वहां का ये, तो वहां इसका विशेष तरीके से रॉयल्टी मिलती है इन प्रोडक्ट्स की। लेकिन ऐसा सुनने में आया बीच में कई बार 2022-23 के आसपास शायद, या 23 के आसपास, कि इसकी रॉयल्टी जो है वो मिसिंग रही कई जगहों पर। लोगों ने, बिचौलियों ने इसमें बहुत धांधली वगैरह करी। बट ये पेंटिंग अपने शानदार कला के दम पर पूरे के पूरे विश्व में फेमस है। इस पेंटिंग में आपको कहीं पर भी, किसी भी जगह पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए ये गोदावरी दत्त जी हैं,
ये गोदावरी दत्त हैं, जिनको मैंने आपको बताया कि 2019 में पद्मश्री पुरस्कार आप देख सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी जी जो हैं वो जो दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो दे रहे हैं, प्रणब मुखर्जी नहीं, रामनाथ मुखर्जी दे रहे हैं। और ये हैं गोदावरी दत्ता जी, ठीक है। और ये पेंटिंग देखिए आप, ये इन्हीं की पेंटिंग है। मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखा दूं। अच्छा, इस पेंटिंग की एक खासियत होती है, इस पेंटिंग की एक खासियत होती है, इस पेंटिंग में कहीं पर भी जगह नहीं छोड़ी जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पर दिखाएं आपको, ये देखिए, इसमें कहीं पर भी जगह नहीं छोड़ी जाती, सब प्राकृतिक चीजें, फूल, पत्ती, किनारा, और ये आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से धार्मिक विषय वस्तु, राधा कृष्ण या राम सीता, इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जाते जाते मैं आप लोगों को मधुबनी पेंटिंग पर आधारित एक प्रश्न भी दे देता हूं, आप उस प्रश्न को भी देखते हुए जाइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार सूचित कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी हमारे जीएस फाउंडेशन बैच P2I से जुड़ना चाहते हैं, प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं, प्रतिज्ञा के शाम वाले बैच से जुड़ना चाहते हैं, इस बैच में जुड़ने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। ये खत्म हो रहा है, डेट कल तक, और आप इसमें परसों तक आप इसमें, मतलब 31 जुलाई तक आप इसमें जो है और एडमिशन ले सकते हैं, और इतनी छूट के साथ। और ये बैच अमृत उपाध्याय सर के साथ शुरू हो रहा है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, ये फी आपकी रिफंड हो जाएगी, ये फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। 1 साल की वैलिडिटी भी इंक्रीज कर दी जाएगी यदि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। क्या करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, प्रतिज्ञा P2I जो ये है ना, ये प्रतिज्ञा इवनिंग P2I बैच या बैच 2 आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। इसी तरीके का मॉनसून ऑफर आपको उसमें दिख रहा होगा, क्लिक करिएगा, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको ऑफर्स दिखाई देंगे, उसमें कूपन कोड जो है आपको देखने को मिलेगा। उस कूपन कोड वाले कॉलम में आपको लिखना है विरद, VIRADLIVE, जो कि यहां लिखा है, ये यही आपको इसमें लिखना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका अमाउंट जो है वो रिड्यूस होकर के 25,000 रुपए दिखाने लगेगा, 25,000 दिखाने लगेगा। आप 25,000 रुपए में आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिए, ये बैच 30,000 रुपए का है, लेकिन 31 जुलाई तक मॉनसून सेल के कारण विरद लाइव कोड से आपको ये 25,000 रुपए यानी 24,999 मिलेगा। इसलिए देर ना कीजिए, जुलाई मत निकलने दीजिए, आप इस बैच में एनरोल होइए और अमृत उपाध्याय सर के साथ में 30 तारीख से इस बैच की शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, बेहतरीन। चलिए, अब बारी है आपके प्रश्न की। आप इस प्रश्न का उत्तर दें मुझे। मधुबनी चित्रकला के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है या बिहार से संबंधित है? इसमें ज्यामितीय पैटर्न, पुष्प, पशु, पक्षी रूपांकन शामिल हैं। पौधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। अब देखिए, इस लेक्चर का अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है हमारे एप्लीकेशन का। ठीक है, आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पर अगर आप देखेंगे डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है, कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसी डाउनलोड लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप वहां से PDF को आसानी से प्राप्त कर सकोगे। ये PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। दूसरा, इस क्वेश्चन का सही जवाब जानना चाहते हैं तो आपको ये सही जवाब हमारे टेलीग्राम से भी मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम से virad.dubey इस नाम से सर्च करके जुड़ सकते हैं और इसका PDF भी आपको यहां पर भी मिल जाएगा। तो आप यहां पर PDF बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर से आपको इस PDF का क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों से जुड़ जाइए, इससे आप सोशली कनेक्ट रहेंगे। एडमिशन लेने में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। आपका समय शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ अलविदा करते हैं। फिर उपस्थित होंगे आपसे किसी और केस स्टडी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।